नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे। तो 13 तारीख का थर्ड शिफ्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें अटेम्प्ट कर लिए थे। अब देखिए थर्ड शिफ्ट को कंप्लीट करना है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है ना। दो बार क्वेश्चन आ चुका है आपके में, एक बार मैचिंग के फॉर्म में आया था हिंदू कॉलेज, ठीक है, उसमें मदरसा भी था, देश का पहला मदरसा जो कलकत्ता में ओपन हुआ था। उसी तरीके से अब ये सेकंड क्वेश्चन दिया है हिंदू कॉलेज का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो सोशल रिफॉर्म हुए थे स्पेशली इन एजुकेशन एंड सोशल लाइफ, उनको आप जरूर कंसिडर करें, ठीक है ना। एग्जाम में पेपर में जाने से पहले एक बार उनको जरूर ध्यान से देख लें, अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई? कहाँ हुई थी? बनारस में, ठीक है। बनारस के अंदर स्थापना हुई। किसने की थी? देखो, किसने की स्थापना? ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकर ने। कितने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। डंकन ने बनारस के राजा, बनारस के राजा परमेश्वर सिंह के साथ मिलकर, ठीक है, परमेश्वर सिंह के साथ मिलकर, सहयोग से। उद्देश्य क्या था आखिर? इसको ओपन तो कर लिया, लेकिन उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य क्या था? संस्कृत भाषा एवं साहित्य को प्रमोट करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। उद्देश्य, उद्देश्य संस्कृत भाषा एवं साहित्य को, साहित्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए, करने के लिए। यानी इस स्कूल में, इस कॉलेज में संस्कृत भाषा में जो साहित्य थे, ठीक है ना, और संस्कृत भाषा, उनका अध्ययन किया जाता था, ठीक है, जो हमारे वेदों में दिए थे उन सब में। तो उसके लिए एक खुला था, एक केवल उनका एक किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट करना था भारतीय पब्लिक के माइंड में कि हम लोग आपके अच्छे के लिए करते हैं जो भी लॉ करते हैं, ठीक है। तो जोनाथन डंकन ने की थी। देखते हैं इसमें कौन कौन लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, एवं पंडित नेहरू, एवं पंडित नेहरू, ये सब एल्यूमनी है इधर के, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। अब इसका नाम क्या है? सन 1974 में, 1974 में इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर, इसका नाम संपूर्णानंद, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता है, संस्कृत कॉलेज, ठीक है ना। अब जो इसका नया नाम है तो क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। और किसके नाम पर है संपूर्णानंद? वहां के जो उस टाइम के प्रेजेंट मिनिस्टर थे, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम बदल दिया है। तो क्या रख दिया है? संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। तो ध्यान रहेगा भैया, क्या था, किसने स्थापना की थी भाई? जोनाथन डंकन ने। किसके सहयोग से? बनारस के राजा परमेश्वर सिंह के सहयोग से। एक किसके कार्यकाल की बात थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, इनके कार्यकाल में ये सब हो रहा था। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं, समझ गया ना। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुए भाई गांधी इरविन समझौते पर? 1931 में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा गांधी इरविन, एक क्वेश्चन आपका सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, और गांधी आंदोलन की बात करें तो 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं गांधी जी के, ठीक है ना। तो देखिए गांधी इरविन समझौता लंदन में आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन से पहले, ठीक है, गोलमेज
सम्मेलन से पहले, सम्मेलन से पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले, ठीक है, लंदन में। किस वर्ष हुआ था भाई? 5 मार्च 1931 को, ठीक। गांधी एवं इरविन के बीच समझौता, क्या था इसका उद्देश्य, क्या चीज निकल के आई, किस बात पर समझौता हुआ? तो कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं, किस किस बात पर, ठीक है। तो इसके अनुसार गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करना था, ठीक है। प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब उनको मनाना था, करने के लिए कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, ठीक है ना। सेकंड था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार किए हुए लोगों को छोड़ना, ठीक है, लोगों को रिहा करना, मुक्त करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और नमक पर टैक्स ना लगाना, नमक पर कर नहीं लगाना। ये थे 3 फोकस्ड पॉइंट जो कि इस सम्मेलन में या इस समझौते पर डिस्कस हुए थे, ठीक है। गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार कर रही थी, इसलिए इरविन ने गांधी जी को मनाया कि आप पार्टिसिपेट करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। 3 इसकी मीटिंग्स हुई थी, 1930 में पहली हुई थी, 1931 में दूसरी और 1932 में तीसरी। तो सेकंड में इनको भाग लेने के लिए कह रहे थे इरविन कि गांधी जी आप भाग लीजिए, ठीक है। सेकंड में जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़े गए थे स्वतंत्रता सेनानी, उन सबको रिहा करने के बारे में बोला गया था। और तीसरा नमक पर टैक्स, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और आपका दांडी यात्रा दोनों 1930 में स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो भाई उसी दौरान की ये बात थी सारी। तो नमक पर टैक्स के लिए दांडी यात्रा की थी, तो वो उन्होंने मान ली, उसके बाद उन्होंने नमक पर टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। तो ध्यान रखना। और इसको किस नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते को? दिल्ली पैक्ट के नाम से। किसके नाम से? दिल्ली पैक्ट, ये भी ध्यान रखना, इसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जो 1980 में सामाजिक आर्थिक उद्देश्य आया था, तो उसमें इनमें से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो देखते हैं भाई, उच्च रोजगार सृजन, ये तो था 1980 का जो औद्योगिक नीति वक्तव्य था, उसका एक प्रमुख हिस्सा था, ठीक है ना, उच्च रोजगार सृजन, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसी को कंसीडर किया जाता था, ठीक है ना। सेकंड है, निर्यात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही, जो सामान बाहर जाना है, हम लोग को जो सामान सेल करना है, बेचना है, उसको बढ़ावा देना, यानी कि निर्यात किए गए उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक। थर्ड है, ऊंची कीमतों और खराब गुणवत्ता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। खराब तरीके के प्रोडक्ट सेल ना हो, बिके नहीं, लोग खरीदे नहीं, तो उनके खिलाफ संरक्षण करना, ठीक है, ये भी थे। तो ये तीनों पॉइंट शामिल थे। अब देखते हैं चौथा, अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, गलत, ये पॉइंट शामिल नहीं था, इसलिए कौन सा होगा? चौथा, क्योंकि 92 में जब एलपीजी आई, ठीक है, लिबर्टी प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो नीति उदारवादी नीति उसको बोलते हैं, उसके बाद में हम लोग के यहाँ विदेशी निवेश की अनुमति प्रत्यक्ष यानी कि एफडीआई, डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी अनुमति मिली थी। तो ठीक है ना, 1980 के जो औद्योगिक नीति वक्तव्य था, उसमें लास्ट 4 पॉइंट यानी कि जो विदेशी निवेश की अनुमति है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। तो ये बाद में शुरू हुआ था जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव सरकार में, ठीक है, 92 के बाद थी, तब उन्होंने उदारवादी नीति लेकर आए, जिसमें उन्होंने खुला मार्केट यानी कि ओपन मार्केट की थ्योरी दी, और उसके बाद में एलपीजी के सिद्धांत को लागू किया, उदारवादी नीति को लागू किया। तो ध्यान रख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट चलो,
निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी, प्रियदर्शी है, रियलिटी में क्या है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? तो ठीक है, देवन्ना प्रिया एवं प्रियदर्शी अशोक को दिए गए प्रिय नाम है। किसको दिए गए? अशोक को। ठीक है, अशोक से बोला जाता था प्रियदर्शी। कब से कब तक रूल किया अशोक ने? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते भाई, कहां बैठे थे अशोक? मगध में बैठे थे। बौद्ध धर्म को प्रसारित करने वाले, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, 84,000 स्तूप बनवाए बौद्ध धर्म के लिए, स्तूप बनवाए। ठीक, 261 में कलिंग के विरुद्ध युद्ध हुआ। 261 बीसी कलिंग से युद्ध हुआ। फिर धर्म परिवर्तन कर लिया इन्होंने, फिर हृदय परिवर्तित हो गया, इनका हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, स्तूप बनवाए, शिलालेख बनवाए इन्होंने। साम्राज्य तो इनका बड़ा था, कंधार तक, ठीक है ना, काबुल कंधार तक पूरा। बस साउथ में थोड़े से इनके क्षेत्र छूटे हुए जो मदुरई पांडव के थे। ठीक है, बाकी के पूरे भारत पर इनका शासन था। चक्रवर्ती सम्राट है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो भी इन्हीं का है, जो सारनाथ में मौजूद है, 4 सिंगों वाला। तो भाई इनके लिए क्या नाम था? प्रियदर्शी एवं, और क्या नाम था दूसरा इनका? देवन्ना प्रिया, देवन्ना प्रिया, ये नाम ध्यान रखना। ठीक है, किनके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। माता कौन थी? सुभद्रांगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कब होस्ट करेगा भाई? 2026 में। कब करेगा? 2026 में। ठीक है ना, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ होगी? 2026 में भारत में आयोजित होगी। इससे पहले 2024 में कहाँ आयोजित हुई है? 2024 में कहाँ आयोजित हुई है इससे पहले? चीन में। ठीक है, चीन के होंगजू शहर में इसका आयोजन हुआ है। अब 2026 में हमारे पास, यानी कि हमारे भारत में इसका आयोजन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखो भाई, अर्जुन वृक्ष नहीं, जामुन नहीं, बबूल दांत साफ करने के लिए, गोंद के लिए। तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तुलसी का। ठीक है, तुलसी के पौधे का क्या नाम है इसका? ओशिनम, ओशिमम, ये इसका साइंटिफिक नाम है, इसको ओशिमम बोलते हैं, ओशिमम। ठीक है, इतने से आप पहचान लेना। 2.5 से 3 फुट का पौधा होता है, 3 फुट का पौधा होता है। हिंदू धर्म में इसको घर के बाहर या घर के अंदर लगाते हैं, आंगन में, जिससे कि देवताओं का वास होता है। ठीक है, इससे ओजोन गैस निकलती है, O3 गैस, ओजोन गैस निकलती है, जो कि यूवी रेस को खत्म करती है। ठीक है ना, जो यूवी रेस को, यूवी किरणों को नष्ट करती है। एवं इसका उपयोग हम लोग दवाओं के रूप में भी करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को कोल्ड है, खांसी है, गला सॉरी बुखार है या गला खराब है, तो इसमें भी नॉर्मल इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा पौधा है जिसका इस्तेमाल सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? जो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, उसको बताना है, गल्फ ऑफ मन्नार को। तो देखो भाई, इससे ही आप समझ जाना, मन्नार की खाड़ी इस तरीके से श्रीलंका है, और जो ये वाला एरिया घिरा हुआ है, ये वाला जो एरिया है, इसको ही मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है,
मन्नार की खाड़ी, इस वाले को। तो आप देख लो कहां बनता है, भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट के बीच। ये वाला श्रीलंका का उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो उत्तर पे तो नहीं आ रहा श्रीलंका के, ठीक है। और देखते हैं श्रीलंका, भारत, और देखते हैं भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे, दक्षिणी पूर्वी बिल्कुल सही है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट पर, ये श्रीलंका का पश्चिमी है एवं ये भारत का दक्षिणी पूर्वी है, ठीक है। तो कौन सा होगा, सेकंड वाला, ध्यान रखना, इसको देख लो आराम से, ठीक है। ये श्रीलंका के पश्चिम में है, ना कि पश्चिम, आप दक्षिण पश्चिम बोलो, क्या बोलोगे, केवल पश्चिम में, ठीक है। भारत के दक्षिणी पूर्व में, ये दक्षिण और थोड़ा सा पूरब की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों से कवर होकर ये बना हुआ है और इसके बीच में इस तरीके से फुल टाइप में, ठीक है। तो किसमें है, भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच, ठीक है। तो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। तो भाई क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम, अब सोडियम रक्तता, क्या बोलते हैं, अब सोडियम रक्तता। जब आपके ह्यूमन ब्लड में, सॉरी, जब आपके ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाए तो अवरक्तता, अगर ज्यादा हो जाए तो अति रक्तता, ठीक है ना, अति सोडियम रक्तता, जो नीचे वाला दिया है। उसी तरीके से पोटेशियम के लिए, उसी तरीके से अति पोटेशियम के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो एक परसेंटेज होता है सोडियम का आपके ब्लड के अंदर, वो क्या होता है 135 समथिंग, ठीक है ना, और वो पर लीटर के हिसाब से मिली पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि कितना है, इतना आप में मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर इससे लो जाता है आपकी बॉडी, अगर इससे लो सोडियम जाता है, ये नॉर्मल मात्रा है, ठीक है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल मात्रा है जो कि ह्यूमन बॉडी में जाती है, इतनी होती है आपके ब्लड में शुगर कम से कम। अगर इससे कम जाएगा तब आपको क्या होगा, अब सोडियम रक्तता, ठीक है, इससे कम जाएगा। पहचाने कैसे इसे भाई, जैसे कि आपने ज्यादा पानी पी लिया, ठीक है, ज्यादा पानी पी लिया, बहुत ज्यादा पानी, स्पेशली बच्चों और बड़ों को होता है ये रोग, जैसे आप 45 से 50 जाते हैं, शरीर में कपकप आना, ठीक है ना, दिमाग ठीक तरीके से नहीं लगना, मति भ्रम होना, चक्कर आना, सर में दर्द, ये कम सोडियम के कारण होता है, ठीक है ना, कम सोडियम के कारण होता है। और कब हो जाती है, जब आप जैसे ज्यादा पानी पी रहे हो, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आपके अंदर जो सोडियम मौजूद था वो भी डिजोल्व हो गया, ठीक है, किडनी ने उसको भी फिल्टर किया, तो ठीक, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लक्षणों में कैसे पहचानोगे, मति भ्रम होना, मति भ्रम होना, चक्कर आना, चक्कर आना, सिर दर्द, इसको पहले डॉक्टर चेक कर लेता है जब आपका इलाज करता है। तो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, जब कम हो जाता है तो अब सोडियम रक्तता, ठीक है, कितना होना चाहिए ह्यूमन में, 135 पर लीटर के हिसाब से, 1 लीटर के अंदर इतना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया था, ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी, तो भाई एशले गार्डन, कौन रही थी, एशले गार्डन। क्योंकि इस विश्व कप को कौन जीता था, इसको कौन जीता था सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया, कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया। कितने रनों से जीता था ऑस्ट्रेलिया, 5 रनों से, 5 रनों से जीता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कहां आयोजित हो रहा था ये, न्यूलैंड में, न्यूलैंड में इसका आयोजन था, न्यूलैंड में आयोजन हो रहा था, ठीक है। एशले गार्डन ने 18 बॉल में, 18 बॉल्स में 31 रन बनाए थे, 31 रन बनाए थे, एवं 2 विकेट्स भी ली थी, एवं 2 विकेट्स भी ली थी। इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ध्यान रखना, 18 बॉल में 31 रन एवं 2 विकेट साथ में, ठीक है ना, एवं ये ऑस्ट्रेलिया मैच भी जीत गई थी भारत से,
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो, क्योंकि भारत का स्कोर कितना था 172, इन्होंने 168 या 67 वही 5 रनों से जीत गए। तो आप सोच लो, तुरंत बना के स्कोर कर दिया, जिसमें एशले गार्डन ने 31 रन बनाए थे 18 बॉल में एवं 2 विकेट भी ली थी। तो ठीक है, तो कौन बना भाई प्लेयर ऑफ द मैच T20 महिला विश्व कप सेमीफाइनल का? एशले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? भाई कौन है? प्रिया मलिक। कौन है? प्रिया मलिक है आपकी। ठीक है, जैसे ही आपके मीराबाई चानू ने 2021 में जो टोक्यो समर ओलंपिक था जापान के अंदर टोक्यो में, तो जैसे आज मीराबाई चानू जीती है भारोत्तोलन में रजत पदक, उसके जस्ट दूसरे दिन ही प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंदर। तो क्या नाम आएगा? प्रिया मलिक। ठीक, 2019 में उन्होंने पूर्ण खेलो इंडिया की तरफ से भी भाग लिया था और उसमें भी काफी प्राइज जीते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट, धारा का ऐसा ही मात्रक बताइए। धारा मूल राशि है, क्या है? मूल राशि। तो ऐसा ही मात्रक बताइए, क्या होगा इसका? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। देखो बच्चों, कुछ मूल मात्रक है, कुछ मूल राशियां हैं जिनके मूल मात्रक है, उनको आप ध्यान दे लो बस, थोड़ा सही है, ज्यादा काम नहीं है। धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है, ये है। तो धारा का मूल मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। ठीक है, क्या बोलोगे आप? एम्पियर, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं एमपी से। ये उसके मूल मात्रक है, क्योंकि किसी में भी आ जाए। पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल। क्या है? मोल। 7 और ताप, ये वो मूल राशियां हैं जो किसी के सहयोग से नहीं बनती, लेकिन इनके सहयोग से व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इनके सहयोग से, जैसे कि त्वरण, एसिलरेशन, क्या है आपका? ड्राइव्ड। ठीक है ना, वेग आपका क्या है? ड्राइव्ड। तो भाई लंबाई, समय, ताप, ये मूल है। ठीक है, इन्हें किसी से बनाया नहीं जाता, इनकी हेल्प से दूसरों को बनाते हैं। तो उनके मात्रा ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडिला। कैंडिला। द्रव्यमान का, द्रव्यमान में क्या होगा भाई? एम से डिनोट करेंगे लंबाई, एल। ठीक है, समय को, द्रव्यमान को किस में यूज करोगे? किलोग्राम में। ठीक है, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड्स में, सेकंड, एंड ताप को किस में? केल्विन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, केल्विन में। ठीक, केल्विन, सेकंड, मीटर एवं किलोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, हो जाएगा आराम से याद, क्योंकि इसमें से धारा पूछा था। तो बाकी को आप ध्यान रख लोगे, इतनी ही मूल राशियां। ठीक है, बाकी की जो राशियां होंगी इनको मिलाकर बनेंगे, और उन्हीं के ऐसा ही मात्रक है जो मूल राशियां। ठीक है, अगर धारा है तो एम्पियर, पदार्थ की मात्रा है तो मोल, ज्योति तीव्रता कैंडिल, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई को मीटर में मेजर, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। तो कौन सा होगा? सेकंड क्वेश्चन 2 राइट होगा, एम्पियर। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? भाई कितनों को किया जाता है? 12 सदस्यों को राज्यसभा में। ठीक है, किस किस क्षेत्र से आते हैं वो? आपके कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति चयन करते हैं और राज्यसभा में उनको नामांकित करते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं राज्यसभा को? चर्चित सदन। ठीक है, फेमस सदन, उच्च सदन। तो कितने सदस्यों को करता है भाई? 12 सदस्यों को। ठीक है, ध्यान रखना, 12 सदस्यों को। अच्छा, ये प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक, 12 सदस्यों का
राज्यसभा में नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और कौन कौन सी फील्ड है? 4, कला, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा समाज सेवा। ठीक है, इन 4 फील्ड से हमारे देश के राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को चुनकर राज्यसभा में नामांकित करते हैं, यानी कि बैठाते हैं। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध गायिका थी। किस विधा की गायिका थी, यानी कि किस स्टाइल की गायिका थी? तो वही वो लावणी, जो कि महाराष्ट्र का अत्यंत प्रिय लोक नृत्य है, जिसकी गायकी, ठीक है ना, किसमें फेमस थी? लावणी में। ठीक, इनको सन 2022 में ही पद्मश्री दिया था और उसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, पद्मश्री। और 2012 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2010 के दौरान इनको लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया था भारत सरकार ने, सॉरी महाराष्ट्र सरकार ने। लता मंगेशकर पुरस्कार किसने दिया था भाई? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इनका देहांत हो चुका है, सन 1929 में इनकी पैदाइश थी। ठीक है, अत्यंत मशहूर, अति मशहूर पर्सनैलिटी है सुलोचना चौहान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो किस विधा में दिया था भाई? लावणी में। ठीक, लावणी के अंदर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक घटक नहीं है? ठीक है, फूल की बात हो रही है, तो भाई देखिए, कर्णिका, पुमंग, कांटा, दलपुंज, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? कांटा। ठीक है, कैसे पता करें? ठीक है, देखो मुझे किस तरीके से पता करें। ये आपका फ्लावर, क्या है? फ्लावर। ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका फूल है, पुष्प है। अब आप खुद ही पहचान लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे इसको देखने के बाद में। ठीक है, तो इसको देखते हैं भाई। देखो, इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको? अंडाशय। इधर देख लो, इसको बोलते हैं, जो इधर दिया हुआ है ये वाला पोर्शन है फूल का, इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। ठीक, ये आपकी होती है वर्तिका। क्या होती है? वर्तिका। और ये आपका होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन तीनों को बोलते हैं हम लोग पुंकेसर, सॉरी पुंकेसर नहीं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या जायांग। ये है फीमेल पार्ट्स, फूल के अंदर के फीमेल पार्ट्स। अब देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं तंतु और इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है ना, क्या है? परागकोश। ये मेल के पार्ट है, यहीं से ही परागकण निकलते हैं और वो परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर अंडाशय में निषेचित होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। एक किसके पार्ट है भाई? ये जो परागकोश और तंतु है, पुंकेसर के पार्ट है। किसके पार्ट है? पुंकेसर के पार्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना, यानी कि मेल पुष्प के पार्ट है। ठीक है, और एक किसके पार्ट है?
फीमेल पुष्प के, ठीक से देख लो, कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर अगर जो कांटा वगैरह निकलेगा, कांटा तो वो कहाँ निकलेगा, आउट में, ठीक है, एक कांटा है। तो भाई देख लो क्या क्या चीज फूल का पार्ट है, उसी तरीके से इसमें कर्णिका है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो भारे पत्तियां मैंने जो बनाई है ये होती है दलपुंज, ठीक है, दलपुंज यानी कि पंखुड़ियां, पंखुड़ियां। अब आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, ये स्ट्रक्चर पूरा माइंड में रहेगा। इसको बोलते हैं स्त्री केसर यानी कि जायाम, और जो आपका पराग कोष और तंतु है वो क्या है, पुंकेसर, ठीक है। और ये जो आपका लगा हुआ है इधर को, ये है गर्भाशय, क्या है, गर्भाशय यानी कि अंडाशय, ठीक है ना, फूल का। और ये ऐसा फूल है जिसमें मादा एवं नर फूल दोनों एक ही, सॉरी, मादा और नर के जो विशेष अंग होते हैं वो एक ही फूल में समाहित है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। समझ में आ गया, कांटा कहाँ लगता है, कांटा तने पर लगता है फूल के, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अब, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द, ठीक है भाई। केरल और कर्नाटक में जो पूर्वी वर्षा है वो होती है, तो उसमें वहां के लोग क्या बोलते हैं जब वो वर्षा होती है, कर्नाटक और केरल के लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, आम की वर्षा, क्या बोलते हैं, आम की वर्षा, मैंग्रो सावर्स, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, मैंग्रो सावर्स, आम की वर्षा। और देखिए 3 दिन से तीन शिफ्ट के अंदर जो 13 तारीख की है, तीनों क्वेश्चन किससे आया भाई, आपका जो पूर्वी मानसून है, किससे, जो लौटता हुआ मानसून होता है, ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन आए थे, ठीक। आप ये देख सकते हो, एक शिफ्ट को देखें और ढंग से सारे क्वेश्चंस को देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट में इसके आसपास ही आएंगे। तीनों शिफ्ट में ये लास्ट शिफ्ट, और इस लास्ट शिफ्ट में भी देखो स्पेशली पूर्वी मानसून के बारे में ही आया, जिसके कारण कोरोमंडल तट में, यानी कि जो साउथर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु आपका, कर्नाटक है, केरला है और आंध्रा, इसके रीजन्स में जो कोरोमंडल तट वाला पार्ट है और कुछ हिस्सों में इनके बरसात होती है सर्दियों के टाइम पर, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तीनों की तीनों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई वहां पर आम भाषा में इसको, आम की वर्षा, मैंग्रोव सावर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो भाई किससे संबंधित है तेरह ताली, राजस्थान से, किससे, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना। एक कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, तेरह ताली किसके द्वारा किया जाता है, तेरह ताली कामड़ जनजाति द्वारा, ठीक है। क्या नाम है उस जनजाति का, कामड़ जनजाति द्वारा। इसमें पुरुष बैठकर तानपुरा, जोखिया आदि इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं एवं महिलाएं नाचती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुरुष बैठकर गायन करते हैं, बैठकर गायन करते हैं, एवं एवं महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर, इसलिए इसका नाम 13 ताली है, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, ठीक है, नृत्य करती हैं। 13 मंजीरों के कारण ही क्या बोला जाता है, 13 ताली, क्या बोला जाता है, 13 मंजीरों के कारण 13 ताली, ठीक है। कहां पर किया जाता है भाई, राजस्थान के अंदर किया जाता है। और राजस्थान में कौन लोग करते हैं, कामड़ जनजाति, कामड़ जनजाति, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में कौन लोग करते हैं, कामड़ जनजाति के लोग, जिसमें पुरुष तो बैठकर गाते हैं एवं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनको प्ले करते हैं, बट महिलाएं जो होती हैं वो शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नाचती हैं, ठीक है, नृत्य करती हैं। इसी के कारण इसका नाम क्या है, 13 ताली, क्योंकि मंजीरे जब आपस में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि तालियां बज रही हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, 13 ताली, ठीक। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है, ठीक है भाई। तो देखो क्या बोला गया है, संविधान का पहचान पत्र बिल्कुल गलत, संविधान के सर्वाधिक मूल्य बहुमूल्य भाग, ये भी नहीं बोला है, राज्य की आत्मा नहीं, इसको प्रस्तावना बोला है, ठीक है।
संविधान की एक नवीन विशेषता, क्या बोला है, संविधान की एक नवीन विशेषता। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बोला था जिस तरीके से आपके मूल जो अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, उसी तरीके से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जिससे कि जनता में जो शासन चलता है वो कल्याणकारी चलता है। इसलिए इसको क्या बताया था डीपीएसपी को, एक अनूठी विशेषता, एक नवीन विशेषता बताया था संविधान की। अच्छा, आपके डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक है भाई, कोई बता सकता है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक है संविधान के अंदर? तो भाई अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से 51A तक कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51A तक, ठीक है। तो ध्यान रखना 51A में क्या दिया है, मूल कर्तव्य दिए, तो केवल आप 51 लिख लो, अनुच्छेद 51 तक इनका वो है, ठीक है। ये क्या करते हैं नीति निर्देशक तत्व, क्या करते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ये ध्यान रखना, जिससे कि राज्य में जो राजनीति होती है देश में वो कैसी होती है, कल्याणकारी। आप इसे समझ सकते हो, अगर कोई भी राज्य किसी भी कोई बिल लाता है, कोई विधेयक लेकर आता है या कोई नियम बनाता है जनता के लिए, तो वो हमेशा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ही होनी चाहिए, ठीक है। ये न्याय संगत नहीं है, यानी कि इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई वो मेरी बात नहीं मानता या उसे बोलना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत तर्क संगत है, ठीक है, न्याय संगत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? भाई जायद की फसलें कौन सी होती है, जो रबी एवं खरीफ के फसलों के बीच में उगाई जाती है, ठीक है, जो जल्दी पकती हैं, जिनको मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून में ही कट कर लेते हैं। कौन सी फसल होती है जायद की? ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ठीक है, ये सारी किसकी फसलें हैं, जायद की। तो देखो भाई इसमें से कौन सा, चावल, चावल आपकी जायद की फसल नहीं है, चावल किसकी फसल है आपकी, खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की। तो थोड़ा सा देख लो, रबी खरीफ जायद की फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें, ठीक है, खरीफ की फसलें एवं जायद की फसलें, इससे आप कभी नहीं भूलोगे, थोड़ा सा देख लो, जायद की फसलें, ठीक है। रबी की फसलें भाई अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, एवं मार्च अप्रैल में कट की जाती हैं, मार्च अप्रैल में कट की जाती हैं, यही इनका टाइम पीरियड है। फसलें कौन कौन सी हैं आपका, फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, सरसों, जौ, राई, आलू, मटर, ये आपकी कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें, जिनको कब बोते हैं हम लोग, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कब कटिंग करते हैं, मार्च एवं अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब देखते हैं खरीफ की फसलें, ठीक है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, जून जुलाई को बोई जाती हैं। कब काटी जाती हैं भाई, सितंबर अक्टूबर के दौरान, सितंबर अक्टूबर के दौरान। इन फसलों को ज्यादा पानी और गर्मी की जरूरत होती है, ठीक है। फसलें देखते हैं कौन कौन सी है, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, उड़द, सोयाबीन, एक ऐसी फसलें हैं भाई, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। इन फसलों के लिए ज्यादा पानी एवं ज्यादा गर्मी चाहिए, ठीक है, तब ये पकती हैं। जून जुलाई में आपको इनको बोना है, सितंबर अक्टूबर में कट कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं जायद की फसल, ठीक है, जायद की फसल भाई रबी एवं खरीफ की फसलों के बीच में, रबी एवं खरीफ की फसलों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बाद में जो टाइम पीरियड बचता है आपका मार्च अप्रैल वाला, उसमें इसको बोते हैं
एवं मानसून आने से पहले ही इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, खरीफ की फसलों के बीच में। फसल कौन कौन सी है? खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी आदि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आप ठीक से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपके दिमाग में पड़ा ही रहेगा कि किस टाइम पे इसको किसको बोना है, कब किसको काटना है, रबी की कौन सी फसलें हैं, खरीफ की कौन सी फसलें एवं जायद की कौन सी फसलें हैं। तो भाई इसमें चावल किसकी फसल है? खरीफ की, ठीक है। जबकि पूछा कौन सा गया था कि जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है, ठीक है। जायद का मौसम कौन सा होता है? रबी एवं खरीफ का। इसका मतलब मार्च अप्रैल में आप इनकी बुवाई कीजिए, खीरा ककड़ी की, ठीक है, एवं मई जून में कट करो, मई जून में इनको कट कर लेते हैं। सबसे शॉर्ट टाइम में रेडी होती है, जल्दी तैयार होती है, जल्दी पकती है और जल्दी आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको नहीं लेती है, जैसे कि आय इनकम टैक्स वगैरह लेती है, सारा चीजें लेती है, उसकी तरह नहीं लेती। देखो व्यक्तिगत आयकर, ये क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि हमारी सैलरी पे किसी पे भी लगता है, ठीक है, इसको सरकार लेती है। कॉर्पोरेट आयकर बिल्कुल इसको भी लेती है भाई। शुल्क एवं जुर्माना एक ऐसा है जब आप नियम और कानून तोड़ते हो जो सरकार के हिसाब से नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं? गैर कर राजस्व स्रोत, ठीक है। जो आपसे शुल्क लिया जाता है, चाहे आपकी गाड़ी को पकड़े या फिर आप कोई क्राइम करें छोटा सा, ये सारी चीजें जो जुर्माना भरा जाता है, ये क्या है? ये भी एक तरीके से कर है, लेकिन कैसा है? गैर राजस्व। क्या बोलोगे? गैर राजस्व, ठीक है ना। तो कौन सा आ जाएगा? शुल्क और जुर्माना, ठीक। नेक्स्ट देखो, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो भाई पुरी यानी कि ओडिशा किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, ठीक है। उनकी बहन सुभद्रा एवं उनका भाई बलभद्र, ये तीनों बैठते हैं। श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ, बलभद्र यानी कि बलराम एवं बहन सुभद्रा, ठीक। तो ये रथ यात्रा किस लिए होती है? 10 दिनों तक ये रथ यात्रा चलती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को इसका आयोजन होता है, जैसे कि 2024 में 7 जुलाई से शुरू हुई थी ये यात्रा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके बारे में, तो क्या बोलोगे आप? भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण का ही रूप है और उड़ीसा के बेहद फेमस भगवान है, ठीक है। तो कब शुरुआत की जाती है रथ यात्रा की? टाइम देख लो भाई रथ यात्रा का, आषाढ़ माह के यानी कि जून जुलाई, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को, ठीक है, द्वितीय यानी कि दूसरे दिन को, ठीक। 10 दिनों तक ये यात्रा चलती है, 10 दिनों तक, 10 दिनों तक सेलिब्रेशन मनाया जाता है। कौन कौन जाते हैं? 3 रथ निकाले जाते हैं, ठीक है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र इस दिन अपनी मौसी के यहाँ, और मौसी कहां पर भाई? गुंडाची देवी, ठीक है। क्या नाम है? गुंडाची देवी के यहाँ जाते हैं, ठीक। रथ पर बैठा के इनको ले जाया जाता है। 3 से 4 किलोमीटर दूर इनकी मौसी का घर होता है गुंडाची, जहां पर इन रथों को ले जाया जाता है, ठीक है। 10 दिन तक ये सेलिब्रेट होता है और कब? जुलाई के महीने में स्टार्ट होता है। और किन देवताओं के लिए है? भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र, ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा
किसके द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, संगीत से जुड़ा है, जिसको 1993 में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। आपकी एस जानकी अम्मा, सुशीला कुमारी एवं चित्रा, ठीक है, ये सभी इस पुरस्कार से सम्मानित है, ठीक, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? यानी कि किसके द्वारा जनरेट होती है, कौन किसको इसको जनरेट करता है? तो भाई कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 123 में है क्या है? 123 जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि संसद किसी भी तरीके से भंग है या फिर सरकार उसको नहीं चला रही है, तो लोगों को तो भाई पॉलिसीज की जरूरत होती है। उस दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का उपयोग करते हुए सारी प्रजा के लिए यानी कि जनता के लिए क्या करेगा? अध्यादेश पारित करेगा, यानी कि संसद की तरह कानून बनाएगा, ठीक है। लेकिन वो 6 महीने के अंदर दोबारा पारित होना चाहिए, अन्यथा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 में क्या है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं, ठीक है बच्चों, पारित करते हैं। भाई संसद क्या करती है? हम लोग के लिए कानून बनाती है, ठीक है ना, कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई योजना लेके आती है। लेकिन जब वो नहीं लेके आ रही है, किसी भी तरीके से संसद का सत्र नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का उपयोग करते हुए अध्यादेश पारित करते हैं, ठीक है ना, उनकी तरह ही अध्यादेश पारित करेंगे, ठीक है। अब ना भूलना, तो किसके थ्रू पारित होते हैं भाई? राष्ट्रपति के थ्रू, ठीक है ना। एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इट्स मीन द प्रेसिडेंट पावर, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट देखो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को किस रूप में दर्शाया जाता है? इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका था ग्रिगनार्ड वाला। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई? एल्काइल ग्रुप, साथ में मैग्नीशियम ग्रुप, साथ में हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? RMgX इसको बोलते हैं। यहाँ पे आर क्या है? एल्काइल या बेंजीन ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना, बेंजीन। Mg क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम धातु। X क्या है? हेलोजन। क्या है X? हेलोजन। A इसका रिप्रेजेंटेशन है। हेलोजन का मतलब क्या है भाई? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन्हीं गैसों को तो बोलते हैं किसके? हेलोजन का मतलब क्या है? ग्रुप 17वां समूह, ठीक है ना। उसमें जो नॉन मेटल्स दी हुई हैं, यानी कि गैसेस भी है, लिक्विड भी है, ठीक है ना, गैस भी है और तरल भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। एग्जाम्पल देखो भाई, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कैसे इसको देखोगे? मिथाइल CH3MgCl2, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाए? देखो अब इसमें ये वाला ग्रुप क्या है? CH3, एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। अगर कोई और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, और एग्जाम्पल देखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको? C6H5MgCl2, ठीक है ना, ये भी इसका है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनिल। जो C6H5 है, मैंने बोला ना, या तो एल्काइल लगाओ या फिर क्या लगाओ? बेंजीन ग्रुप को लगाओ, तो क्या बन जाता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। लेकिन किसके साथ लगाओ? मैग्नीशियम के साथ, और उसके साथ में एक हेलोजन भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है भाई? जैसे कि आपको कार्बन बंध बनाना है, कार्बन टिन बंध बनाना है, कार्बन फॉस्फोरस बंध बनाना है, तब आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। कब करना पड़ता है? जब तब कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड जो होते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन बंध है, कार्बन फॉस्फोरस बंध है, कार्बन टिन बंध है, ठीक है ना, उस दौरान आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा होगा भाई इसमें से, देखो ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें आपका एल्काइल ग्रुप भी मौजूद है, एल्काइल यानी कि मिथाइल भी मौजूद है, साथ में आपकी मैग्नीशियम धातु भी मौजूद है और हेलोजन भी मौजूद है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। अब इस पहचान को ध्यान रखना, बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, RMgX इस तरीके से। ठीक है, इस्तेमाल क्या है मैंने बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड्स को फॉर्म करने के लिए कार्बन कार्बन बंद हुआ आपका, कार्बन फॉस्फोरस और कार्बन टिन। ठीक है, तब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो सही है ना, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट चलो, 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो भाई कौन सी योजना शुरू की गई थी, ई श्रम पोर्टल। क्या शुरू की गई थी, ई श्रम पोर्टल। ठीक है, ई श्रम, जैसे कि आपके दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है, आपके दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर वैसे लोग हैं जो कि रोजाना काम करते हैं या फिर बेरोजगार है जो कभी कभी काम करते हैं, तो सरकार के श्रम मंत्रालय ने, किसने ये इसको चलाया था, श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया। इसके थ्रू आपको एक 12 नंबर का डिजिट मिलता है, एक कार्ड मिलता है ई श्रम वाला, जिसमें आपका पता, आपका व्यवसाय सारा लिखा रहता है। ठीक है, और वो दर्ज रहता है। अगर किसी कारण बस आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस, जैसे मृत्यु हुई है तो उसको 2 लाख रुपए देती है, एवं आंशिक अगर आप विकलांग हो गए तो आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और अगर आप 60 से ऊपर जाते हैं तो आपको भाई 3,000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। ठीक है, तो इस पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए जो भी लोग काम करते हैं, चाहे कैसा भी हो, मेलाडोना हो चाहे कैसा भी हो, तो ई श्रम पोर्टल इसलिए उपयोगी है। और किसने लॉन्च किया था इसको, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। ठीक है, श्रम एवं रोजगार, ध्यान रखना। तो 12 नंबर का एक डिजिट मिलता है, एक कार्ड मिलता है, जिससे आपकी पहचान पत्र टाइप में वो रहता है। ठीक है ना, तो इसके काफी फायदे हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी। कौन था भाई खाने खाना की उपाधि से सुशोभित, तो उसका संरक्षक था जिसने 14 वर्ष की उम्र में 1956 के दौरान युद्ध में जीत हासिल करवाई थी अकबर को। कौन था, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने वाला बैरम खान। कौन था, बैरम खान। ठीक है, इन्हीं को दी गई थी भाई खाने खाना की उपाधि। ठीक, 1561 के दौरान, क्योंकि 1556 में क्या हुआ था, पानीपत, उसके जस्ट 5 साल बाद 1561 को जब ये हज यात्रा जा रहे थे तब इनको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। ठीक है, मार दिया गया। उसके बाद बैरम का हट गए। उस दौरान बताया जाता है कि अकबर के किसी ने कान मने थे, जिसके कारण उन्हें जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, क्योंकि वो ही क्या थे, वजीर थे, सिपे सालार थे, सलाहकार थे अकबर के। ठीक है, यही संरक्षक थे और इन्होंने ही अकबर की परवरिश की थी। जब 1542 में अकबर पैदा हुआ था तो 14 वर्ष में ये 1556 तक यही लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो किसकी थी उपाधि भाई खाने खाना की, बैरम खां की। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।